सो हेलो माय स्मॉल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के आर.डी. शर्मा के एग्जांपल नंबर 20 जो लेवल 2 का क्वेश्चन है उस पे। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल का फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल का फोर्थ लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर मैंने, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना, पहले लेक्चर में मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन तीनों का लिंक दे दिया है। पहले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था कि पूरे थ्योरी और इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकंड लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए थे। थर्ड लेक्चर में आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स किए थे। फोर्थ लेक्चर में आर.डी. शर्मा के कुछ एक एग्जांपल बचा हुआ था जो मुझे डिस्कस करना उचित लगा, तो मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। साथ ही साथ एक और बात कि एक मैंने एक क्वेश्चन मैंने देखा कोटा के मटेरियल में, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि वो आपके आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल में नहीं है, और बट आपने उसे पढ़ रखा है 9-10 में, तो वो डिस्कस कर लूँगा ताकि आपका एक रिविजन हो जाए कंसेप्ट का। और कोटा बड़ी चीज़ नहीं है, मैं किसी कोटा वोटा को सपोर्ट नहीं करता। आप जहाँ हो वहीं सही हो, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, आप कोटा छोड़ो। हाँ, कोटा के स्टूडेंट्स को इजीली बीट कर सकते हो, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है, वी कैन डू एनीथिंग। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है? हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। लाल कलर का एक बटन होगा नीचे में जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टैप कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में डायग्राम भी मैं चाहता तो बना सकता था, मैं नहीं बनाया क्योंकि फिर आपको समझाने में समझने में प्रॉब्लम होगा। ये क्वेश्चन जनरली टीचर्स डिस्कस नहीं करते हैं, और नेट पे बच्चे से ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो नेट पे भी उन्हें समझ नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आज आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। तो चलिए, फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट द सर्कल विथ रेडियस के सेंटीमीटर्स एंड सेंटर एट द ओरिजिन। हर एक नेचुरल नंबर के लिए, के क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर समझते हो आपने? सेट्स अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं इस पे लेक्चर्स डालूंगा, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस पे मे भी मैं लेक्चर डालूं, मे भी, तो किसी की गारंटी नहीं होती। तो मैं इस पे पहले आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपको छोड़ो, सेट वेट छोड़ो, सेट छोड़ो, अभी सेट से हमको मतलब नेचुरल नंबर आप समझते हो, कैपिटल से डिनोट करते हैं, उसमें क्या होता है 1 से लेकर के शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर कहलाता है। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ईच नेचुरल नंबर के, हर एक नेचुरल नंबर के लिए, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि उसी सेट को यहाँ पे के से दिखाया गया, छोटे के से, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर यही होता है, यहाँ पे जिसने सेट पढ़ा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सुनो। के, ठीक है, सच दैट के बिलोंग्स टू एन, और कुछ नहीं। अब एन यही है, एन होता ही क्या है? यही होता है, तो मैंने लिख दिया फिर भी आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये होता है नेचुरल नंबर का सेट। सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, सब समझाएंगे, मतलब सब समझाएंगे क्या, आपने कुछ पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, ठीक है। अब समझो बस इतना कि के क्या है? के नेचुरल नंबर है। अब कैसा नेचुरल नंबर है और कौन सा नेचुरल नंबर है, हम उस पर बात करते हैं। तो के एक वेरिएबल नेचुरल नंबर है, के मतलब नेचुरल नंबर। अब कौन सा हो सकता है? वो 1 हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन नेचुरल नंबर ही होगा, के होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। अब ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, छोड़ो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझना इसे। फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट द सर्कल विथ रेडियस के सेंटीमीटर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए, अब के ये भी है, ये भी है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए, के लिए, के यहाँ पे नेचुरल नंबर को बस दिखाने के लिए बता दिया गया है कि हर एक नेचुरल नंबर, फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट द सर्कल। जैसे कि मान लो ये नेचुरल नंबर 1 है, ठीक है, तो इसके लिए एक सर्कल होगा, कौन सा? सी के, ये के ही है, तो सी के होगा। के लिए क्या है? सर्कल सी के है, तो 1 के लिए क्या होगा? C1 होगा, 2 के लिए C2 होगा, 3 के लिए C3 होगा, 4 के लिए C4। ये सर्कल का नाम दिया था, फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट द सर्कल। तो ये डिनोट कर रहा है सर्कल, 1 के लिए C1 सर्कल है, 2 के लिए C2, 3 के लिए C3, 4 के लिए C4 विथ रेडियस के सेंटीमीटर्स। अच्छा, और रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर, C2 का 2 सेंटीमीटर, C3 का 3 सेंटीमीटर, C4 का 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि रेडियस कितना है? के सेंटीमीटर। तो के ही पे दोनों बातें डिपेंड कर रही हैं। एंड सेंटर एट द ओरिजिन, और सेंटर कहाँ है? इन सारे सर्कल्स का, इन सारे सर्कल्स का, अब जितने भी हो यहाँ तक, ठीक है, जहां तक जा रहा है, इन सब का सेंटर कहाँ है? सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर कहाँ है? सेंटर है ओरिजिन पे।
ऑरिजिन आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था और आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि ऑरिजिन क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो बहुत बढ़िया। तो फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट द सर्कल, हर एक नेचुरल नंबर के लिए मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इन्फिनिटी के लिए क्या है, सी के जो है वो सर्कल है, मतलब 1 के लिए C1 है, 2 के लिए C2 है, 3 के लिए C3 है, 4 के लिए C4 है, डिनोट द सर्कल विद रेडियस के सेंटीमीटर्स। और रेडियस कितना है, रेडियस के सेंटीमीटर है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर C1 का रेडियस होगा, 2 सेंटीमीटर C2 का रेडियस होगा, 3 सेंटीमीटर C3 का रेडियस होगा, एंड सेंटर एट द ऑरिजिन, और सबका सेंटर ऑरिजिन पे है। चलो इससे हमने डायग्राम समझ लिया, डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ डायग्राम इसका। ये मान लो है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि अच्छे समझ में आना चाहिए, तो इधर शिफ्ट करते हैं, ये मैंने शिफ्ट कर दिया। अब समझो, ये ऑरिजिन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ऑरिजिन है। चलो यहाँ से ये 1,0 ले लेता हूँ ये पॉइंट, ये 1 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ये C1 सर्कल हो गया, ये C1 हो गया। फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ से दूर पे क्या होगा, C2 सर्कल होगा, तो ये C2 सर्कल हो गया। इसी तरह से करते करते C3 होगा, C4 होगा, ठीक है। इसी तरह से करते करते सर्कल्स होंगे। तो मान लो ये C3 हो गया एक, ठीक है। इस तरह से आपके सर्कल्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, तो ये C3 हो गया, ये सर्कल C3 हो गया। डायग्राम मैंने बना दिया, ये सर्कल C3 हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन द सर्कल CK, किसी भी सर्कल पे ले लो, ठीक है, C1 पे, C2 पे, C3 पे, मतलब CK मतलब कोई भी सर्कल ले लो इनमें से। अ पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो दो तरह के डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है इस तरह से घूमना, एक होता है इस तरह से घूमना। तो ये जो होता है ना इस तरह से घूमना, ये क्लॉकवाइज होता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज या इसी को काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। CCW या ACW इसी को कहते हैं, मतलब क्लॉक जैसे इस तरह से घूमता है ना, तो उसके उल्टा घूमना, ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो बहुत बढ़िया, हम समझ गए इसकी बात। तो क्या है कि ऑन द सर्कल CK अ पार्टिकल मूव्स, मतलब हर एक सर्कल CK पे पार्टिकल मूव कर रहा है k सेंटीमीटर पार्टिकल मूव कर रहा है, k सेंटीमीटर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे C1 है तो यहाँ पे भी पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर पार्टिकल जो है वो मेरा मूव कर रहा है, k सेंटीमीटर पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है। C1 पे k सेंटीमीटर, C2 पे, अच्छा C1 पे कितना सेंटीमीटर मूव करेगा, तो CK के लिए k, तो C1 के लिए 1, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मूव करेगा, ठीक है, इस पे। और किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से मूव करेगा। उसके बाद 2 पे देखोगे तो 2 सेंटीमीटर मूव करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, आप समझ गए। 3 के लिए भी समझ गए, 4 के लिए भी समझ, सब के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन CK, जैसे ही मान लो 1 पे मोशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, k की जगह 1 रख के समझते हैं, तो पार्टिकल मूव्स ऑन CK+1, तो उसी वो CK+1 मतलब C1 पे जैसे वो मूव कर लेगा तो वो C1+1 पे चला जाएगा, मतलब C2 पे चला जाएगा। C1 पे मूव किया और मूव करके कितना मूव करेगा, तो 1 सेंटीमीटर मूव करेगा C1 पे, और फिर वो जंप कर जाएगा कहाँ, CK+1 मतलब C2 पे जंप कर जाएगा इन द रेडियल डायरेक्शन मतलब इस तरह से, रेडियस के अलाउंग, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन। द मोशन द पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर, और मोशन जो पार्टिकल का है वो इसी मैनर में कंटिन्यू होगा, इसी मैनर में चलता रहेगा। मतलब C1 से C2 पे, फिर C1 पे पहले 1 सेंटीमीटर घूमेगा काउंटर क्लॉकवाइज में, फिर C2 पे जाएगा जंप करके, फिर C2 पे 2 सेंटीमीटर, फिर C3 पे जाकर के C3 पे 3 सेंटीमीटर, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1,0, पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है, 1,0 मतलब यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर रहा है। तो कहाँ से, यहाँ से पहले 1 सेंटीमीटर मूव किया। चलो मैं पार्टिकल का जो पाथ है उसे ब्लैक मार्कर से ट्रेस करता हूँ। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया पार्टिकल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, और कितना गया, तो 1 सेंटीमीटर गया, बहुत बढ़िया, 1 सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में भागेगा, मतलब कुछ इस तरह से, देखो सेंटर ज्वाइन करते हुए बनाओ और उस डायरेक्शन में भागा। फिर आ गया C2 पे, तो C2 पे 2 सेंटीमीटर चलेगा। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि पहले तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरह से मूव किया, ठीक है, और कितना मूव किया, तो 1 सेंटीमीटर। क्यों 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अब पार्टिकल CK, सर्कल CK पे पार्टिकल k सेंटीमीटर मूव करेगा। तो C1 था तो C1 पे 1 सेंटीमीटर, C2 पे गया जंप करके, तो C2 पे 2 सेंटीमीटर मूव करेगा, फिर C3 पे जाएगा तो C3 पे 3 सेंटीमीटर मूव करेगा। इस तरह से वो पार्टिकल चलता रहेगा। अब यहाँ पे ये हम समझ गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर मान लो ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है, ये नेगेटिव y एक्सिस होता है,
तो मान के चलते हैं हम कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसमें क्या बोला गया, पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1,0 इफ द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इस तरह से जब घूम रहा है ना पार्टिकल, तो इस तरह से घूम रहा है, तो घूम रहा है तो पहली बार जब पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो मान लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को मतलब इसको क्रॉस करेगा पहली बार, तो मान लो कि वो सर्कल CN पे क्रॉस करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, ठीक है। CN सर्कल मतलब कि कोई भी CN सर्कल है जिसपे वो क्रॉस करेगा। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो बताओ कौन सा नंबर का सर्कल होगा, n की वैल्यू बता दो हमें, n की वैल्यू बता दो कि n की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आप समझ गए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है CN, ठीक है, CN सर्कल है, उस पर वो मूव करेगा। तो एक सेकंड में इसे रब कर लूं, ठीक है। तो CN पे मान लो मूव करेगा, CN पे मूव करेगा, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो, CN पे वो मूव करेगा, ठीक। अब मुझे बताओ, पहले मैं थीटा आपसे पूछना चाहूंगा, ये क्या है, थीटा है ना। अच्छा, आपको एक बात बताया था कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, सर्कल में अगर नहीं पता था तो अभी सुन लो, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात किया था आपसे, ऐसे आपसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आप रोटेट किए, यहाँ से यहाँ तक आप गए, तो क्या होगा उस केस में, आपके इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन होता है और ये टर्मिनल पोजीशन होता है, ये टर्मिनल पोजीशन होता है। तो इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन पे जब ऐसे आप जाओगे तो ये एंगल जो बनेगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी आप यही समझो, देखो फिजिक्स में मैं जानता हूँ आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, अभी समझाने के लिए मैं आपको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए। अभी आप बस इतना समझ लो किसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ठीक है, वरना डायरेक्शन का भी खेल होगा, वेक्टर आ जाएगा, हमें उस पर बात नहीं करनी। हम अभी इतना ही समझेंगे, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बढ़िया है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हमें निकालना है। आपको बताया था कि आर्क लेंथ L होता है और रेडियस R होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। हाँ, और थीटा क्या होगा, मस्ट बी इन रेडियंस, मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा रेडियंस में होना चाहिए। तो थीटा रेडियंस में होना चाहिए, थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो उसी तरह से मान लो इस सर्कल की बात करें, तो इस सर्कल का रेडियस क्या था, 1 सेंटीमीटर। कैसे पता, तो ऐसे पता हमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिनोट द सर्कल विद रेडियस k सेंटीमीटर। ck क्या करेगा, c1 है, तो c1 का देखो, ck का क्या होगा, रेडियस k सेंटीमीटर होगा, ck का रेडियस क्या होगा, k सेंटीमीटर होगा, तो c1 का रेडियस 1 सेंटीमीटर, c2 का 2 सेंटीमीटर, c3 का 3 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से थीटा इक्वल टू L/R, तो थीटा ये 1 यहाँ पे मान लो निकाल रहे हैं, मैं इसे थीटा 1 मान लेता हूँ, ठीक है, थीटा 1 मान लेता हूँ। तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, उसी तरह से 1 सेंटीमीटर L हो गया। L क्यों 1 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि बोला गया है कि हर एक पार्टिकल CK सर्कल पे k सेंटीमीटर मूव करेगा। तो ये C1 सर्कल था, तो इस पे 1 सेंटीमीटर, C2 पे 2 सेंटीमीटर, C3 पे 3 सेंटीमीटर, इस पे 1 सेंटीमीटर मूव करेगा इस तरह से। तो यहाँ पे L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो गया और R रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 रेडियन। बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से थीटा 2 अगर आप निकाल लो, मतलब जो सेकंड सर्कल का है ये मूवमेंट, ये होगा थीटा 2 मान के चलो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, तो इसमें भी देखो ना, रेडियस 2 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 2 सेंटीमीटर, थीटा 2 भी 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 रेडियन ही आएगा। तो सारा देखो तो 1 रेडियन ही आ रहा है। अच्छा, सेकंड सर्कल के लिए थीटा 2 था, तो आपको बताया गया कि CN सर्कल पे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो थीटा n भी क्या होने वाला है, थीटा n भी हमारा 1 रेडियन ही होने वाला है। समझेंगे, थीटा n भी हमारा 1 रेडियन ही होने वाला है ना। अब बात को समझते हैं, थीटा n तो मेरा 1 रेडियन होने वाला है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर इन सारे थीटा को जोड़ दें, ठीक है, जैसे थीटा 1 था 1, थीटा 2 था 1 रेडियन, थीटा 3 होगा 1 रेडियन, थीटा 4 होगा 1 रेडियन, थीटा 5 होगा 1 रेडियन, और थीटा n तक चलते जाओ। मैं रब कर रहा हूँ इसे, देखो इसको समझाता हूँ मैं। इस तरह से जब हम चलते जाएंगे, इस तरह से जब हम चलते जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलेगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n, ये क्या होगा, n रेडियन। कैसे n रेडियन होगा, कैसे n रेडियन होगा, थीटा 1 1 रेडियन, थीटा 2 1 रेडियन, तो थीटा n तक अगर इस तरह से जोड़ोगे तो n रेडियन ही होने वाला है, ठीक, समझ गए। मतलब इस पार्टिकल का टोटल यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आने तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन का होगा, n रेडियन का होगा,
तो n रेडियन जो होगा, अब हम समझना है n रेडियन जो होगा, n रेडियन क्या होगा, ये ग्रेटर देन 2 पाई रेडियन होगा। अब ये कैसे होगा, यही समझना इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये समझा दिया ना कि पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, घूमते 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 यहाँ पे आया, और कब आया, जब वो n सर्कल पे था। तो nth सर्कल पे थीटा n उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, nth सर्कल पे थीटा n एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन nth सर्कल में ही तो वो क्रॉस कर जा रहा है इसको, ठीक है। तो इस तरह से जब थीटा 1 से लेकर के पूरा थीटा n तक जुड़ेंगे तो n रेडियन होगा। अब nth सर्कल पे जब वो इसको क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब पूरे सर्कल का, आपको पता होगा पूरे सर्कल का एंगल कितना बनाता है सेंटर पे, 302 पाई रेडियन बनाता है ना। तो जब ये पूरे सर्कल बना करके, पूरा सर्कल इस तरह से बनाएगा, और मतलब यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो पूरा सर्कल जब ये बनाएगा यहाँ तक आएगा तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा, और जैसे इसको क्रॉस करेगा मतलब 2 पाई रेडियन से ज्यादा हो गया, तो n रेडियन जो है वो तो क्रॉस करने के बाद का एंगल है हमारे टोटल देख रहे हैं तो n रेडियन 2 पाई रेडियन से ज्यादा होगा, ठीक, बढ़िया। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब ये जब समझ में आ गया तो यहां से देखो n रेडियन मतलब बड़ा है 2 पाई रेडियन से, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि n रेडियन किससे बड़ा होगा, n रेडियन किससे बड़ा होगा, 2 पाई, तो 2 इंटू रेडियन का सिंबल कोई जरूरी नहीं है देना, तो 22/7, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, इसको करो सॉल्व, तो n ग्रेटर देन 44/7, अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड कर लो, आप कर सकते हो 44/7, तो 5 6, हाँ 6 में 42, तो 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा तो 0 हो गया, 7 2 या 14, तो यहाँ पे 4 6.2 समथिंग आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आएगा तो पॉइंट आएगा तो 16 होगा, और 6.28 आएगा, ठीक है, 6.28 आएगा। तो चलो, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6.28, n रेडियन ग्रेटर देन 6.28 रेडियन। अब हमको क्या बताना था कि Cn सर्कल है। अब ये जो n तब से चला आ रहा है, n जो होगा सर्कल वो क्या नेचुरल नंबर होगा n या फिर डेसिमल वाला नंबर होगा। अब आप सोचो, ये एक सर्कल का नंबर है, तो सर्कल 1 था, सर्कल 2 था, सर्कल 3 था, फिर सर्कल 4 होता, तो जो भी सर्कल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब ये n जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल छोड़ो, n जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि k भी नेचुरल नंबर ही है, तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, इससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 7 होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सेवेंथ नंबर के रेडियस पे क्रॉस करेगा, 7th नंबर के सर्कल पे क्रॉस करेगा, 7th नंबर के सर्कल पे जब वो आएगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्सिस को क्रॉस कर चुका है। बस इतना सा कंसेप्ट था, इतना सा आंसर था। अब इसे नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, इसे समझने को। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक नए कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, मतलब नए क्या आप जानते हो, उससे फैमिलियर हो, उस पर बात करते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, 2-3 बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आया हो तो 2-3 बार से रिपीट करके बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, कोई ज़्यादा गारंटी मतलब गारंटी वारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट मे बी, क्योंकि आने का तो आ ही सकता है ना। बहुत तरह के इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दरअसल। चलो एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, अब इसको फटाफट से आप नोट करो, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ जल्दी जल्दी। सो डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जो कोटा के मटेरियल में है इसीलिए बता रहा हूँ, वरना कोई बताना जरूरी नहीं था मेरे लिए। तो सुनो, सेक्टर जानते हो आप क्या होता है, ये सर्कल है, ठीक है, ये मान लो आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में से एक कोई भी आर्क कट कर लो, ये मान लो आपने L लेंथ का आर्क कट कर लिया इस सर्कल में से, ठीक है, ये थीटा एंगल है, एंगल ऑफ सेक्टर है, और ये रेडियस आर है, तो आपने मान लो इसे कट करके अलग कर लिया। ये जो पार्ट है इसको ही हम लोग सेक्टर कहते हैं, इसको सेक्टर कहते हैं, ये एंगल ऑफ सेक्टर कहलाता है, ये आर्क लेंथ और ये रेडियस है। सेक्टर के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। पहला, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस, तो पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कहते हैं, छोड़ हटाओ समझ जाओ, इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो वो कितना होना चाहिए, L इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, कैसे, थीटा इक्वल टू L/r, ठीक है, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, मस्ट बी इन रेडियंस,
थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ये आर थीटा हो गया और ये 2 आर हो गया, तो आर थीटा और ये +2 आर प्लस 2 आर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये होता है आर थीटा प्लस 2 आर, पहला फॉर्मूला। दूसरा आप याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये कैसे निकलता है, ये देखो निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ, फील दिलाता हूँ ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। इसका फील दिला दिया और उसका फील देखो। मान लो आपके पास पूरा एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल है, तो उस केस में आप क्या करते हो, पूरे सर्कल में क्या एंगल बनता है, 2 पाई रेडियंस का बनता है, और इस 2 पाई रेडियंस के एंगल के लिए मतलब 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री इस 2 पाई रेडियन के एंगल का, इस 2 पाई रेडियन के एंगल का सर्कल जो होता है इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है ये बात, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो एक रेडियन के लिए कितना, एक रेडियन एंगल का कितना ये होगा, कितना एरिया होगा, एक रेडियन के एंगल के सेक्टर का कितना एरिया होगा। मान लो ये 1 रेडियन है, ठीक है, 1 रेडियन अच्छे से बना दो। देखो 1 रेडियन क्या होता है कि रेडियस इक्वल हो आर्क लेंथ के, ये 1 रेडियन। तो 1 रेडियन के इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इतना। प्यार से देखो पाई पाई कट गया, तो 1 रेडियन के एंगल का क्या गया 1/2 आर स्क्वायर। तो थीटा रेडियन का जब एंगल होगा, थीटा रेडियन मान लो पूरा ही थीटा हो गया, तो उस केस में जो एंगल होगा, सॉरी एरिया होगा, वो क्या होगा हाफ इंटू थीटा, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। तो यही आपको समझाना था कि 2 पाई रेडियन के लिए कितना एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो एक रेडियन के लिए कितना होगा, डिवाइड कर दिया इस साइड इसको भेज करके, तो 1 रेडियन के लिए कितना होगा, इतना होगा मल्टीप्लाई करके, वही आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई किया पाई पाई कट गया, हाफ आर स्क्वायर। और थीटा रेडियन के लिए इतना होगा, तो ये थीटा रेडियन का सर्कल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर, ठीक है। बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, बट मेरा ड्यूटी है क्योंकि मुझे बताना चाहिए था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे बताना है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक मटेरियल में मुझे मिला इसीलिए बता रहा हूँ। तो कॉपी पे इसको लिख लो, कॉपी में इन दोनों फॉर्मूलाज को लिख लो, कभी ना कभी तो काम देंगे ही, क्योंकि जेई के प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो मे भी इनका काम हो। तो इसको लिखो। अब एरिया ऑफ सेक्टर आप इजीली निकाल सकते हो, क्या क्या पता रहना चाहिए, बस एंगल ऑफ सेक्टर पता रहना चाहिए और रेडियस ऑफ सेक्टर पता रहना चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपसे, क्वेश्चन कराता हूँ, पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हो, आर थीटा प्लस 2 आर। लिखो एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, मान लो आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान सुनो, आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं चलो आपके लिए। इसमें मान लो ये 60 डिग्री दिया हुआ था और ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और आपसे मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एंगल थीटा, एंगल ऑफ सेक्टर क्या है आपका 60 डिग्री है। तो आपके पास थीटा कितना है 60 डिग्री है, और आपके पास आर कितना है 7 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। आपको बताया था मैंने कि इसको जैसे एरिया या पेरीमीटर दोनों की जब बात की थी, तो ये याद रखना दोनों फॉर्मूलाज में थीटा जो होना चाहिए वो रेडियंस में ही होना चाहिए। 2 फॉर्मूलाज बताए थे आपको, कौन कौन से 2 फॉर्मूलाज बताए थे, लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या बताया था, आर थीटा प्लस 2 आर, और दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया था, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा इन दोनों फॉर्मूलाज में जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, वो मस्ट बी इन रेडियंस होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियंस। क्योंकि इसका प्रूफ जब मैं कर रहा था अभी, तो आपको पता है कि मैंने रेडियंस में काम किया था कि 2 पाई रेडियन के लिए पाई आर स्क्वायर, तो रेडियंस में काम कर रहा था, इसीलिए ये दोनों रेडियंस में चाहिए। तो पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा, पाई/3 रेडियंस आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, चलो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं।
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन सेक्टर क्या होगा, क्या होता है पेरीमीटर आर थीटा, तो आर थीटा आर की जगह क्या रखोगे 7 और इसकी जगह थीटा की जगह पाई अपॉन 3 प्लस 2 आर, तो 2 इंटू 7 यहाँ पे 7 और पाई है, तो ठीक है, तो 7 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7, इसको आप सॉल्व करो, 7 7 कट गया 22 अपॉन 3 प्लस 7 टू 14, तो हो गया यहाँ पे 64 अपॉन 3। कैसे आया देखो, कैसे आया 14 से 42 तो 42 64 अपॉन 3 आया, 64 अपॉन 3 मतलब 21.34, मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया 21.34, आप करके देख सकते हो। देखो 64 को जब आप 3 से करोगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 0 हो गया, 4 आया, फिर आप एक बार में भेज दो, 3 आया, 1 आया, 0.03, ठीक है, तो जो भी है इतना मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है एरिया, एरिया पे बात करते हैं। देखो एरिया की कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर सिंपल सा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ इंटू 7 इंटू थीटा क्या है पाई अपॉन 3, तो हाफ इंटू 7 इंटू 22 और 7 इंटू 3, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 से 11 कट गया, तो 77 अपॉन 3 आया, तो 77 अपॉन 3 मतलब 24.67, ऐसे ही कुछ आएगा, देख लेते हैं, 2 से 25.67, इसको भी आप देख सकते हो, देखो 3 से 77, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 बार में आया 6 1 7, 5 बार में आया 15 2.0, फिर 6 बार में 18 और सरसा हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको बस याद रखना है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियंस आएगा। सेकंड एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन कौन सा करेंगे, एक और क्वेश्चन कौन सा करेंगे, तो ये रहा हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये इनिशियल क्वेश्चन है, तो पार्टिकल, एक पार्टिकल है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है ए पे, वो पार्टिकल ए टू बी जा रहा है, वो पार्टिकल ए टू बी जा रहा है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ए से बी तक जा रहा है वो पार्टिकल, और उस पार्टिकल का रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, सॉरी उस सर्कल का रेडियस है या उस सेक्टर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और पार्टिकल ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है 7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर ट्रैवल करके, ठीक है, तो उस आपसे पूछा गया कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें हाफ आर स्क्वायर थीटा है, तो हमें आर पता है, आर है 7 सेंटीमीटर, थीटा पता है, थीटा क्या होगा बता जरा, थीटा क्या होगा, थीटा होगा अपना एल अपॉन आर होता है, थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, मतलब जो निकल कर गया है वो रेडियंस में होगा, तो यहाँ पे एल क्या है 7 सेंटीमीटर, आर क्या है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 रेडियन, बहुत बढ़िया, ये हो गया 1 रेडियन, तो हमारे पास थीटा आ गया 1 रेडियन, हाफ इंटू आर स्क्वायर क्या है 7 इंटू 7 इंटू 1, अब तो कितना होगा 49/2 मतलब 24.5 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आपको बस वही यहाँ पे क्या दिया था, आर्क लेंथ दिया था, रेडियस दिया था, तो आर्क लेंथ से थीटा निकाल लिया, थीटा के बाद आपका ये निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन, यहाँ पे पेरीमीटर भी निकाल सकते थे, पेरीमीटर के लिए हमें आर और थीटा ही चाहिए था, आपको पता है ये बात, तो आप पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर भी निकाल सकते थे, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर भी निकाल सकते थे। साथ ही साथ अब इसके साथ हम इस क्वेश्चन इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, सारे वीडियोस जैसे कोई मैं नया वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा, और आप आकर इस वीडियो के लेक्चर को अटेंड कर सकोगे। तो सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है, तो सब्सक्राइब द चैनल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसके भी उसी तरह से हम करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर वो लेक्चर भी फिनिश करेंगे, और मैं आपको जो भी बता रहा हूँ
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना मटेरियल मैं दे सकूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे मटेरियल्स दे दूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, रेड कलर का बटन बना हुआ है नीचे में, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।